है पहला पेज, उसमें लिखा होता है द नेम ऑफ द वर्क, नेम क्या, काम का नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नंबर, जो उनका नंबर होती है, सीरियल नंबर जो लगे होते हैं वो सब उसमें होता है। नेक्स्ट आ गया इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज में क्या होता है, इंडेक्स पेज कंटेन्स कंटेंट ऑफ द एग्रीमेंट। कंटेंट मतलब वही जो आप इंडेक्स बनाते हो वही चीज होती है कि अंदर कौन से पेज पे क्या चीज है, विद पेज रेफरेंस, पेज नंबर साथ में लगा होता है। अब स्टैंडर्ड नोटिस, स्टैंडर्ड नोटिस में क्या लिखा होता है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, काम की क्या काम है, उसका नाम, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क, जो गवर्नमेंट ऑफर कर रही है कॉस्ट, वो कॉस्ट लिखी होती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क, टाइम ऑफ कंप्लीशन, कितने टाइम में काम खत्म करना है, अमाउंट ऑफ अर्नेस्ट मनी। अब देखो एक अर्नेस्ट मनी होती है, आगे मैं पढ़ाऊंगा, अर्नेस्ट मनी होती है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है EMD, EMD, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। देखो जब कोई ठेकेदार कोई कॉन्ट्रैक्ट भरता है तो उसको क्या करनी पड़ती है, सपोज कर लो सरकार ने कोई टेंडर निकाला है, ठेकेदार ने भरना है, ठेकेदार ने वो जब उसको भरना है तो उसके साथ जब वो भर के अपने कागज जमा कराता है, वो ईएमडी जमा कराता है। ईएमडी क्या होती है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये कौन सी मनी होती है, ये होती है एज ए सिक्योरिटी ऑफ टेंडर। मतलब अगर सपोज कर लो कल उसकी लोएस्ट, अगर सपोज कर लो उसकी बिड सबसे लोएस्ट रही और कल उसको काम दे दिया गया, तो वो काम छोड़ के भागेगा नहीं, उस काम को शुरू करेगा। तो इसके लिए उससे पहले ही कुछ ईएमडी की फॉर्म में, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की फॉर्म में कुछ पैसा रखवाया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो वो कितना होता है, 2%। 2% होता है किसका, याद रखने वाली बातें ये, 2% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट या टेंडर अमाउंट जो कि गवर्नमेंट ने ऑफर करी है। सपोज कर लो 2 लाख रुपए का काम गवर्नमेंट ने निकाला है, तो गवर्नमेंट जो सी है उसकी, जब 2 लाख के काम को करने के लिए ठेकेदार अपनी बिड लगाएगा, तो वो 2% ऑफ 2 लाख पहले ही जमा कराएगा जब वो अपने कागज जमा कराएगा। क्यों जमा कराएगा, क्योंकि कल अगर उसकी बिड सबसे लोएस्ट निकल गई तो वो काम शुरू करेगा, एज ए सिक्योरिटी मनी वो अपनी तरफ से पहले ही जमा कराता है, डिपार्टमेंट पहले ले लेता है। अब जब वो काम, ये सिक्योरिटी मनी जो सी होती है बाद में उसको वापस कर दी जाती है। जनरली होता क्या है, ईएमडी अमाउंट जो सी है वो सिक्योरिटी मनी की फॉर्म में ट्रांसफर कर दी जाती है, मतलब इनडायरेक्टली ये अमाउंट उसको बाद में वापस कर दी जाती है। तो ये चीज होती है ईएमडी। ये कितनी होती है, 2%, 2% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट। याद रखने वाली बात है, जो आपकी ईएमडी होती है 2% होती है, जो आपकी सिक्योरिटी होती है बुक के हिसाब से 10% ही लिख लेना आप, बुक में नई चीजें नहीं लिखी हुई, बुक के हिसाब से सिक्योरिटी 10% होती है और ईएमडी जो है 2% होती है। याद रखने की बात है, ईएमडी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। नेक्स्ट आ गया टेंडर फॉर्म। टेंडर फॉर्म में क्या लिखा था, टोटल कॉस्ट ऑफ दी वर्क कितनी है, बिल ऑफ क्वांटिटीज। अब देखो जो हम बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट, हम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले सीरियल नंबर होता है, फिर उसके बाद पर्टिकुलर होते हैं क्या क्वांटिटी है, फिर उसके बाद उसकी क्या होते हैं, यूनिट होते हैं, यूनिट ऑफ पेमेंट, फिर उसके बाद क्वांटिटी कितनी है, फिर उसके बाद उसका रेट होता है, फिर अमाउंट होती है। इस चीज को बिल ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, या इसे शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज भी कहते हैं। तो बिल ऑफ क्वांटिटीज पूरा लगा होता है जो कि गवर्नमेंट दे रही है। तो बिल ऑफ क्वांटिटीज हो गया, कॉन्ट्रैक्टर के रेट्स हो गए। अब जब ये बिल ऑफ क्वांटिटी जो है वो गवर्नमेंट ने दे दिया, अब उसको कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि मैं 1.5% कम में काम करूंगा, तो उसके रेट 1.5% नीचे हो जाते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्टर जो रेट कोट करता है वो भी उसमें लिखे होते हैं। तो वो चीज भी आ जाती है टेंडर डॉक्यूमेंट में। टाइम लिमिट भी आ जाती है, कितने टाइम में खत्म करना है हमने, प्रोग्रेस ऑफ वर्क कितने, कैसी प्रोग्रेस रखनी है, कितने लेवल पे, कितने समय में कितना काम हो जाना चाहिए, सिक्योरिटी मनी के बारे में सारा लिखा होता है, पेनल्टी सब कुछ लिखा होता है। बिल ऑफ क्वांटिटीज मैंने आपको बता दिया, शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज। जो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट हम बनाते हैं वो होती है द क्वांटिटीज, रेट्स एंड कॉस्ट। क्वांटिटी कितनी मात्रा में हमने कोई क्वांटिटी करनी है, उसका क्या रेट रहेगा, उसकी क्या कॉस्ट रहेगी, एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द होल वर्क, वो सारा कुछ बिल ऑफ क्वांटिटीज में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये फाइनेंशियल बेट होती है बिल ऑफ क्वांटिटीज। नेक्स्ट आ गया इशू ऑफ मटेरियल की, कैसे कैसे अगर सपोज कर लो कोई विद मटेरियल काम नहीं हो रहा, कल मटेरियल जो से है वो स्टोर्स, गवर्नमेंट स्टोर्स ने प्रोवाइड करने हैं, तो जो सा किस टाइम पे कितने मटेरियल प्रोवाइड करे जाएंगे वो सारा कुछ भी इसमें आ जाता है। जनरल स्पेसिफिकेशन, सारी स्पेसिफिकेशन आ जाती है, किस काम, क्या काम, कितने काम की क्या स्पेसिफिकेशन रहेगी, डिटेल स्पेसिफिकेशन आ जाती है, सारी डिटेल ड्राइंग्स आ जाती हैं, सारी ड्राइंग्स वगैरह भी उसके अंदर आ जाती है कि कैसा काम करना है, ड्राइंग पूरी लगी होती है। तो ये चीजें जो सी होती है, ये सारी चीजें जो सी होती हैं, ये क्या होती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट या टेंडर डॉक्यूमेंट के ये सब पार्ट होते हैं कि ये चीजें आपके टेंडर डॉक्यूमेंट में होती हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होती हैं। कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाती है, उसके अंदर रेट्स आ जाते हैं सारे, मटेरियल के, लेबर के, T&P के सारे रेट उसके अंदर लिखे होते हैं, टाइम लिमिट लिखी होती है, सिक्योरिटी मनी कितनी जमा करानी है वो लिखी होती है, प्रोग्रेस ऑफ वर्क कैसे रखनी है वो, पेनल्टीज लिखी होती हैं, पेमेंट कैसे होगी वो भी लिखा होता है। अगर कोई गलत काम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, पेनल्टी लगा दी जाती है, वो सारी उसके क्लॉजेस सारे उसके अंदर होते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी होती है। यहाँ इसे हम टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी चीजें जो सी है, टाइटल पेज, इंडेक्स, टेंडर नोटिस, टेंडर फॉर्म, बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटीज की शॉर्ट फॉर्म होती है बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटीज की शॉर्ट फॉर्म होती है बीओक्यू। जनरल स्पेसिफिकेशन, डिटेल स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग्स, कंडीशंस सब जो सी है ये आपके कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में या टेंडर डॉक्यूमेंट में मेंशन रहती है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है।
मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स की नहीं आ रही? रिप्लाई तो करो, मेरी आवाज आ रही कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है। तो पेपर में स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपने लमसम कॉन्ट्रैक्ट, लमसम एंड शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट, शेड्यूल या आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, ये चीजें भी आपने सारी मेंशन करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये टेंडर डॉक्यूमेंट का भी क्वेश्चन आ सकता है। जितनी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आते। आपने सारे पढ़ने हैं ये, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल ही है। नेक्स्ट आ गया क्वालिटीज ऑफ ए गुड कॉन्ट्रैक्टर। सबसे पहले एक जो हमारा सिविल कॉन्ट्रैक्टर होता है उसकी उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? क्वालिटीज ऑफ ए गुड कॉन्ट्रैक्टर क्या है? देखो, एक कॉन्ट्रैक्टर मस्ट हैव सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, उसका सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके पास डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का, और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसको नॉलेज होनी चाहिए सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, सारे अपने। उसको प्रोफेशनल एबिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो जौन सा है सारा इंप्लीमेंट कर सके, सारे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जो भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो कर सके। उसको लेबर कंट्रोल करनी आनी चाहिए। उसके पास सारे इनकम टैक्स क्लियरेंस, वैट, जीएसटी सारा कुछ होना चाहिए। तो उसके पास क्वालिफाइड सारा स्टाफ होना चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए। उसके कोई पास्ट के अंदर कोई कोई बैकग्राउंड जौन सा है वो ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए। तो उसको तो सारा जौन सा रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। तो उसके पास ये चीजें जौन सी होती हैं, ये सारी जौन सी क्वालिटीज ऑफ ए गुड कॉन्ट्रैक्टर होती हैं, ये भी आ सकती हैं। अब नेक्स्ट आ गया, इफ द कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, अगर वो सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है तो उसके पास सिविल इंजीनियर होने चाहिए, एम्प्लॉय उसने रखे होने चाहिए, ताकि वो काम जौन सा है एज पर जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उसको एग्जीक्यूट करा सके। तो क्वालिटीज ऑफ ए गुड कॉन्ट्रैक्टर ये भी आ सकता है आपको। नेक्स्ट आ गया एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? मिनिमम 2 पार्टीज होती हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्टर जो कि काम करता है, एक होता है जो हमारी एजेंसी डिपार्टमेंट जो कि काम कराता है। दो पार्टीज होती हैं। तो अब इसके अंदर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफर करता है। एक्सेप्ट कौन करता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करता है, कॉन्ट्रैक्टर जो हमारा है वो एक्सेप्ट करता है। कंपीटेंट पार्टीज वो होती हैं, देखो जब भी टेंडर निकलता है उसमें लिखा होता है सील्ड कोटेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। मतलब कि जो कि कॉन्ट्रैक्टर, अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो कि कॉम्पिटेंट है, मतलब कि जो कि एलिजिबल है, जो कि किसी काम को कर सकते हैं। उनके पास पास्ट रिकॉर्ड है, रिसोर्सेज हैं, उनके पास पुराना आपको पूरा एक्सपीरियंस है, उन्होंने पास्ट में काम किए हुए हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं। द कॉन्ट्रैक्टर हु एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, वो जो कि कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी करा लेते हैं, उनके पास पूरी नॉलेज होती है। तो वो अपने हिस्ट्री में कहीं पास्ट में डिस्क्वालीफाई नहीं हुए होने चाहिए, ब्लैक लिस्ट नहीं होनी चाहिए। तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज होती है। नेक्स्ट आ गया फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब ये होता है पार्टीज मस्ट एग्री, जो दो बोथ द पार्टीज जो की टेंडर दे रही है, गवर्नमेंट एजेंसी और जो कॉन्ट्रैक्टर है जो कि एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों जो टर्म्स एंड कंडीशंस है हमारे टेंडर की, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है दोनों उसको अबाइड करते हैं, मतलब दोनों मानते हैं। तो वो मतलब फ्री कंसेंट है, दोनों की कंसेंट होती है, मतलब कि दोनों की हाँ होती है। तो जो अबाइड बाई टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये फ्री कंसेंट होती है। नेक्स्ट आ गया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। देखो, डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़े हैं। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसको शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, या लमसम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लमसम एंड आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस देखो, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लॉट ऑफ डिटेल कॉस्ट वाइज एनालिसिस होता है, डिटेल आइटम वाइज सारा काम करते हैं, तो डिटेल सारा एनालिसिस होता है। उसके बाद पेमेंट जो सी होती है कॉन्ट्रैक्टर ईजी होती है, क्यों? क्योंकि आइटम वाइज सारा कुछ होता है, प्रोग्रेस अच्छी मेंटेन रहती है। डिसएडवांटेज क्या रहता है कि इसके अंदर ज़्यादा टाइम लगता है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, बिल बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, क्यों? क्योंकि हर एक आइटम वाइज हमने एनालिसिस करना होता है। नेक्स्ट आ गया इट रिक्वायर्स एक्यूरेट मेजरमेंट। मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि हर एक के आइटम का अलग अलग रेट है, तो हर आइटम को नापना होता है, अच्छे से मेजर करना होता है, फिर उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके, उसकी क्वांटिटी को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके उसकी हम टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं। इसके अंदर अब जब ज्यादा चीजें दिखते हैं तो ओवर रेटिंग होने के चांस होते हैं। तो इसलिए अब नेक्स्ट है क्या, लमसम कॉन्ट्रैक्ट। लमसम कॉन्ट्रैक्ट की क्या एडवांटेज रहती है? इसके अंदर प्रॉपर प्लानिंग हो जाती है, वर्क मैनेजमेंट अच्छे से हो जाती है। नेक्स्ट आ गया कॉस्ट ऑफ द वर्क, हमें पहले ही पता होता था कि हमें फिक्स सम है, इतने ही पैसे मिलने हैं इस काम को करने के लिए। तो लमसम हमें पहले उसके हिसाब से ही सारा काम जो है एग्जीक्यूट किया जाता है, डिटेल मेजरमेंट इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या होती है, इसके अंदर जो है रनिंग बिल बनाने मुश्किल होती है, क्योंकि लमसम काम होता है, रनिंग बिल बनाने डिफिकल्ट रहते हैं। नेक्स्ट आ गया डिटेल ड्राइंग विद फुल स्पेसिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड। शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट आ गया, शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरीके का आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? वर्क शुड बी कंप्लीटेड विद इन द, वर्क जो है वो टाइम लिमिट में खत्म हो जाता है। द बेटर प्रोग्रेस, अच्छी से प्रोग्रेस मेंटेन हो जाती है। इंक्रीज इन द कॉस्ट, अगर सपोज कर लो आज जब हमने रेट, जब हमने आज सपोज कर लो आज टेंडर भरा,
काम करते करते कई साल 1.5 साल निकल गया, फिर उसके बाद क्या हुआ 1.5 साल बाद हमारे जो मटेरियल है महंगे हो गए, तो वो एस्केलेशन होती है, तो वो जो इंक्रीज रेट होते हैं वो भी हम उस हिसाब से रेट रिवाइज हो जाते हैं। वो चीज़ पॉसिबल रहती है शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट में या आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में। तो डिसएडवांटेज ये होता है कि इसके लिए अब स्टोरेज एरिया भी बहुत चाहिए होते हैं, और स्टोर्स में थेफ्ट चोरी वगैरह होने के भी चांसेस होते हैं। ये डिसएडवांटेज हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हमने अगर नेक्स्ट तरह का हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, वो क्या है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट। अब सपोज कर लो अगर काम जो है वो हम विदाउट मटेरियल चल रहा है, सिर्फ लेबर के ऊपर, ओनली लेबर, तो उसको हम लेबर कॉन्ट्रैक्ट कह लेते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो रेट तैयार होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेबर के ही रेट तैयार होते हैं, उसमें विद मटेरियल का रेट नहीं हम बीच में काउंट करते। तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन दिस कॉन्ट्रैक्ट द डिपार्टमेंट और द ओनर, कोई भी डिपार्टमेंट जो काम करा रहा है या कोई भी ओनर है जो काम करा रहा है, इज रिस्पॉन्सिबल टू अरेंज एंड सप्लाई ऑल सॉर्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल जो है वो ओनर देगा या डिपार्टमेंट देगा फॉर द यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन एट द वर्क साइट। और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, लेबर एंगेज करेगा और वो काम कराएगा लेबर से एज पर द स्पेसिफिक